हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर हम लोग बात कर रहे थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। हम लोग पहला क्लास किए थे जिसके अंदर में हम लोग सीखे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1872। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। इट अप्लाइज टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सर जी, द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाई लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट एज वेल एज एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ। यस और नो, करेक्ट है ना। सेकेंडली उसके बाद हम लोग बात किए, इट इज ऑल्सो नोन एज द मदर एक्ट बिकॉज प्रीवियसली सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट वेर ऑल्सो कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात किए थे सर जी एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। तो थ्री थिंग्स कैन नॉट बी एनफोर्स, एनीथिंग विच इज इलीगल, सोशल अरेंजमेंट और सोशल एग्रीमेंट्स, एंड नंबर थ्री सर जी एनीथिंग विच इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। याद करिए। यस, एग्रीमेंट के लिए सर जी द डेफिनेशन वाज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ई, which was basically every promise or every set of promises forming consideration for each other is known as agreement. Yes or no? सर जी क्योंकि कंसिडरेशन का बात हुआ था तो वी गो वेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑल्सो। जब कंसिडरेशन में गए तो इसका डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज डी में था, बट डेफिनेशन का बात नहीं हुआ था। वी हैड अ टॉक अबाउट सम कंसिडरेशन इज समथिंग इन रिटर्न, इट हैज टू बी क्विड प्रो क्वो। द लैटिन वर्ड इज बेसिकली क्विड प्रो क्वो, मीनिंग समथिंग इन रिटर्न। यस और नो, करेक्ट है पक्का सर। तो इसको समथिंग इन रिटर्न बोला जाता है। कंसिडरेशंस देयर हैज टू बी समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स। इल्यूजरी नहीं हो सकता, रियल होना चाहिए, एडिक्वेट हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। याद आता है कुछ ऐसा कोई दिक्कत? एंड कंसिडरेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द ऑफरर, ये भी बात हुआ था शायद, करेक्ट है ना। द प्रोमिसर और द ऑफरर डिसाइड द कंसिडरेशन, करेक्ट है सर जी। इसके बाद हम लोग बात किए थे सर जी कि एग्रीमेंट होने के लिए तो देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ अ दो पार्टीज, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। प्रोमिसर प्रोमिसी का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज सी था, जिसके अंदर में द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसर एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज नोन एज द प्रोमिसी। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। इसके बाद सर जी हम लोग बात किए थे कि भाई दो डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, आप अपने आप के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते, शायद ये भी बात हुआ था। देन वी हैड अ टॉक अबाउट ऑफर। प्रपोजल ऑफर होता है, ऑफर का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज ए में था। when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person to such an act or abstinence is known as offer. Yes or no? He is said to make a proposal, whatever you say. तो ये हमारा ऑफर हो जाता था। याद आता हम लोग कुछ ऐसा बात भी किए थे कि नहीं किए थे? यस सर, वी हैड अ टॉक अबाउट दिस थिंग ऑल्सो। इसके बाद क्या हुआ था सर जी, हम आपको ये भी समझाए थे कि ऑफर में सिर्फ करने के लिए कुछ हो ये जरूरी नहीं है। इट कैन बी नॉट टू डू समथिंग, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। तुम ये काम मत कर, हम तेरे को इतना रुपया देंगे, दैट इज ऑल्सो एन ऑफर। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? याद रखना कोई भी इलीगल चीज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, इसीलिए बोला जाता है एवरी एग्रीमेंट मे नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ अगर मिसिंग है तो वो एग्रीमेंट पे ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का रूप कभी नहीं लेगा। देन वी हैड अ टॉक कि देर आर टू मोड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफर। क्या क्या मोड था? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, विच इज मेड बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। एंड दूसरा चीज क्या था सर जी? इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। याद आता है कुछ ऐसा बात हुआ था? एंड देन वी हैड अ टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर। क्या क्या टाइप था सर जी? जनरल ऑफर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बात हुआ था ना, विच इज मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज और इट इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज, एनी वन कैन एक्सेप्ट इट। Then we had to talk about the specific or the special offer which is made to a particular person or a group of person or a company. It is known as specific offer. Yes or no? Number 3, counter offer, an offer against an offer. The earlier offer lapses and a new offer comes into existence. The offerer becomes the offeree and the offeree becomes the offerer. ये भी बात हुआ था। Yes or no? Then सर जी हम लोग बात किए थे इसके बार्गेनिंग, इसका एग्जाम्पल दिए थे शायद हमको जितना ध्यान आता है। देन हम लोग बात किया क्रॉस ऑफर, एक्सचेंजिंग आइडेंटिकल ऑफर्स बिटवीन टू पर्सन इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर ऑफर। इट विल नेवर लीड टू एक्सेप्टेंस, वन पर्सन विल हैव टू एक्सेप्ट द ऑफर, देन ओनली इट कैन बी रिगार्डेड एज प्रॉपर एग्रीमेंट। इसका हम बोलते थे कोइंसिडेंस बेसिकली। देन वी हैड टू टॉक अबाउट स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर, विच इज ओपन और स्टैंडिंग इन द मार्केट फॉर a particular fixed period of time and it can be accepted within that particular period of time any number of times is known as स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। टेंडर को ले लो, या फिर हम एक एग्जांपल प्यूमा को लेके दिए थे तुमको शायद, तो तुम उससे भी समझ सकते हो। याद है ये सारा चीज़ का बात हुआ था? तो दिस इज व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। ये सारा चीज़ का बात यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? पक्का? श्योर?
तो आइए सर अब अपने बात करते हैं, लेट्स हैव अ टॉक। इसके बाद जब हम लोग ये सारा चीज का बात किए तो देयर आर सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। ऑफर से रिलेटेड कुछ रूल्स भी हैं कि भाई इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ऑफर करना है, अदरवाइज सर वो ऑफर वैलिड नहीं होगा अगर ये रूल्स फुलफिल नहीं होते हो तो। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? एन ऑफर मस्ट बी मेड with a view to obtain the assent of the offeree। चीज को ढंग से समझिएगा। It must be made with a view to obtain the assent of the offeree or the other party। मतलब समझ में आए? आप किसी को ऑफर क्यों करते हैं? बिकॉज यू वॉन्ट दैट अदर पर्सन टू एग्री टू यू एंड एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। यस और नो? सामने वाला आपकी बातों को सुने, समझे और आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। करेक्ट है ना? तो उसको अपने बोलते हैं सर जी पहला रूल। आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए। अब तुम जाते हो सर जी, नीचे उतरते हो, यू नीड अ कैब, कैब वाला है, तुमको हावड़ा जाना है, तुम गए, पूछे उससे भैया हावड़ा जाएगा? बोला हाँ। बोला चला जा। क्या ये ऑफर हुआ? नहीं। ये सब परेशानी करना, किसी को छेड़ना, परेशान करना, डेट इज नॉट ऑफर। समझ गए चीज को? यू आर मेकिंग एन ऑफर बिकॉज यू वांट दैट पर्सन टू कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। यस और नो? तो ये याद रखिए, आप किसी को इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप उसके साथ वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाए। तुम मेरे पास आए, सर आप फाउंडेशन पढ़ाते हैं? हम बोले हाँ। बोले आपसे नहीं पढ़ेंगे। ऐसा किया, हम वहीं तुमको कितना जोर जोर मारना चालू करेंगे और तुम फिर कभी पढ़ने लायक नहीं रहोगे। तो ये भी चीज़ एक है। तो आप किसी को ऑफर इसीलिए करते हैं कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं, ना कि उसको जलाना चाहते हैं। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? तो ये हो गया पहला पॉइंट। नंबर टू यहाँ बात करते हैं सेकंड नंबर सर जी, द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी certain and definite and should not be vague। वेग का मतलब क्या हुआ? एनीथिंग विच इज एब्सर्ड। जो एब्सर्ड होता है या इम्पॉसिबल होता है उसको हम लोग वेग बोलते हैं। तो मेरे पास आया, सर आप मेरे को पास करा दीजिए, हम आपको तारा तोड़ के ला के देंगे। ना तो तुम्हारे में इतना, समझ गया ना, और ना वो काम हो सकता है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? तो ये ऑफर इम्पॉसिबल है, तो ये ऑफर वैलिड नहीं है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? इट हैज़ टू बी रियल, समथिंग जो कि हो सकता है। द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। मतलब क्या हुआ? इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो पूछता है एग्जाम में कि भैया आई विल सेल यू 100 टन्स ऑफ ऑयल। तो बोला ये ऑफर वैलिड है कि नहीं है? तो बोलता है कि अगर ये बंदा, इफ दैट सेलर डील्स ओनली इन वन टाइप ऑफ ऑयल, तब ये ऑफर वैलिड हो सकता है, क्योंकि वो अपने पर जो तेल वो बेचता है वही बेचेगा। यस और नो? बट अगर वो 10 टाइप का तेल डील कर रहा है तो कौन सा तेल बेचेगा, इसमें एग्री हुआ है क्या? तो ये स्पेसिफाइड नहीं है, डेफिनेट नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो वो ऑफर कभी भी वैलिड नहीं हो सकता। अब तुम हमसे खाना बनाने वाला तेल लेके आए, मांगने आए, हम तुमको कैरोसिन बेच दिए, अब छौंक सब्जी एक बार उसमें, फिर देख क्या होता है। तो उस सिचुएशन में सर जी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। समझ में आया? द टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, इट हैज़ टू बी डेफिनेट एंड नॉट वेग। अब तुम हमसे पढ़ने आया, बोला सर कितना लगेगा? हम ले देख 20,000 तो लेंगे ही, और कुछ ले लेंगे जो समझ में आएगा, और कुछ ले लेंगे जो समझ में आएगा, और कुछ कितना बोले क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज नॉट सर्टेन एंड डेफिनेट। तो द टर्म्स मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, इट हैज़ टू बी एग्जैक्ट। आई विल सेल यू दिस हाउस फॉर ₹10 लाख। तुम बोला सुनिए 9 तो दे देंगे, और जो समझ में आएगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके दे देंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, क्योंकि सेल कंस्ट्रेशन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है, डेफिनेट नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का? तो सर जी याद रखिएगा, हर टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या कंडीशंस
क्या क्या चीज़ सर्टेन होना बहुत जरूरी है। एक ही टाइप का ऑयल है, आई विल सेल यू ऑयल फॉर ₹100 पर लीटर। अब ये पूरा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सोच के देखो, 100 रुपया पर लीटर देगा। अब कौन सा तेल, एक ही तेल बेचते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। अब अगर हम 4 टाइप का तेल बेचते हैं और सबका दाम 80, 90, 100 के ही बीच में रहता है, तो कौन सा तेल बेचेंगे पता है क्या? नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तुम मेरे को बोला फाउंडेशन पढ़ा दीजिए, हम बोले ठीक है 20,000 रुपया दे दे, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ, यस और नो? नहीं, CMA फाउंडेशन की जगह CA फाउंडेशन पढ़ा देंगे तब क्या करोगे? या CA फाउंडेशन की जगह CMA फाउंडेशन कर देंगे तो क्या होगा? इसीलिए स्पेसिफाइड हम लोग जब भी फॉर्म भराते हैं तो उसके अंदर में क्या लिखवाते हैं? कोर्स, कौन से कोर्स के लिए तुम एलिजिबल हो। जिससे क्या है, तुम भी लेटर ऑन बोल सको कि सर देखिए हम इसके लिए एनरोल किए थे, और हम भी बोल सके ठीक है यही है तुम्हारा। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? ये हो गया सर दूसरा पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पहले ये बताओ, सेटल्ड है? श्योर। नेक्स्ट आइए, नंबर 3, एन ऑफर must be communicated to the offeree, yes or no। तुम जो ऑफर दे रहे हो सामने वाले को जब तक बताओगे नहीं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं होगा? सर नहीं हो सकता। अब तुमको हमसे पढ़ना है, अब तुम रोज मेरे सेंटर के बाहर आके ऐसे खड़ा हो जाता है, देखते रहता है, क्या हमको समझ में आ जाएगा हम बाबा है, तुम पढ़ना चाहता है आ जा, क्या हम समझ पाएंगे? नहीं। तो उस सिचुएशन में सर जी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। यू मस्ट स्पेसिफाई कि तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो। अनटिल अनलेस इट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर में बोलने का दरकार नहीं होता, तो बाकी सब केसेस में बोलना जरूरी है। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? नंबर 4, एन ऑफर must be made with a view to create legal relation, must be made with a view to create legal relation, intention to create legal relation, there must be an intention to create legal relation। मतलब सर अब हम और तुम कॉन्ट्रैक्ट में गए, हम लोग बोले, एक एग्जांपल देते हैं, A एंड B एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डिसाइडिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट नो वन विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, इन केस ऑफ डिस्प्यूट नो वन विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम लोग क्या बोले, कोई भी झमेला होगा कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। तो जब कोर्ट में कोई नहीं जाएगा तो लॉ एनफोर्स कर सकता है क्या? तो जब लॉ एनफोर्स नहीं कर सकता तो एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ नहीं है। तो जब एनफोर्सिबिलिटी बाई लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन का दूसरा पार्ट तो है ही नहीं, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रह जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले पाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो पहला बेस ऑफर तो प्रॉपर होना चाहिए, और ऑफर प्रॉपर होने के लिए सर जी देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। मतलब जो ऑफर होगा उसके अंदर में ये जरूर होगा, इफ एनी वन डिफॉल्ट्स ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ एज पर द प्रोविजंस गिवन अंडर दैट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर है? तो एकदम सही है। तो ये ध्यान रखना, एन ऑफर मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन, विथ अ व्यू टू क्रिएट लीगल रिलेशन, और देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? पहले ये बोलो, एनी प्रॉब्लम? श्योर। अब आते हैं नेक्स्ट, एन ऑफर मे बी कंडीशनल, इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ? कंडीशनल हो सकता है क्या ऑफर? कुछ कंडीशन अटैच हो? कैसे? एग्जांपल, कई बार हम लोग ऑफर लेके आते हैं कि आज अगर कोई एनरोल करेगा तो उसके लिए फिक्स है 15,000 रुपया फीस, होता है कि नहीं? टीचर लोग लेके आता है, तो आज अगर करेंगे तभी होगा ना, तो वो कंडीशन है कि आज करेंगे। तो दूसरा, आप कभी शॉपर स्टॉप और में कहीं पे शॉपिंग करने जाइए, लिखा रहता है 5,000 के ऊपर बिल होगा तो 50% ऑफ, 4,000 के ऊपर बिल होगा तो इतना ऑफ। तो कंडीशन अटैच्ड है ना कि ये कंडीशन फुलफिल करो ये ऑफर मिलेगा, यस और नो। इसी तरीके से रिचार्ज में भी ऑफर रहता है, इतने का रिचार्ज करिए इतने का बेनिफिट मिलेगा, यस और नो। तो ये सारे चीज कंडीशंस के साथ अटैच हो सकते हैं। तो देयर हैज टू बी सर्टेन कंडीशंस, वो फुलफिल करोगे तभी तुमको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्या ये चीज समझ में आता है? पहले ये बोलो। यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? पहले ये बोलो। श्योर? पक्का? अच्छा,
हाँ बोलो बेटा, क्या चीज? वो तो हो गया कंसिडरेशन, पैसा दो पेंसिल मिलेगा। कंडीशन का मतलब क्या हो गया? कुछ कंडीशंस हमने तुमको बोला, आई विल सेल यू दिस हाउस फॉर ₹10 लाख प्रोवाइडेड यू पे इन कैश। तो जो बंदा कैश में खरीदेगा उसको हम कितने में? 10 लाख में। और हम बोले तुम चेक में देगा तो हम तेरे से 13 लाख रुपया लेंगे क्योंकि मेरा टैक्स लगेगा। तो उस सिचुएशन में कंडीशन अटैच हो गया। आप उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हम आपको घर बेचेंगे, अदरवाइज हम आपको घर नहीं बेचेंगे। समझ गए चीज को? कई बार ये भी रहता है, ऑन दिस पर्टिकुलर फ्राइडे इफ यू कम बिटवीन 3 to 5 देयर इज ए स्पेसिफिक 20% ऑफ, यस और नो। तो सिर्फ फ्राइडे के लिए कंडीशन फुलफिल करिए, उसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? 2 ट्राउजर खरीदेंगे 20% ऑफ, 3 खरीदेंगे 30, 4 खरीदेंगे 40, 5 या उसके ऊपर खरीदेंगे 50% ऑफ। तो जो बंदा 5 खरीदेगा या उसके ऊपर उसको 50, जो उसके नीचे उसका 40, 30 ऐसे करके। तो जैसे ही आप कंडीशन फुलफिल करेंगे आपको सर जी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? नेक्स्ट एक पॉइंट लिख रहे हैं, मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस। इसका मतलब समझ में आया? मियर स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। चीज को ढंग से समझिएगा, इज नॉट एन ऑफर। चीज को ढंग से समझो। अब तुम हमसे पूछा, हमारे पास फोन पड़ा हुआ है, ये है, तो तुम हमसे पूछा सर कितने का है, हमने यार 58,000 में लिए, तुम छीना और हमको 58,000 दे दिया, क्या हम बेच रहे थे? नहीं। तो कोई अगर तुमसे दाम पूछ रहा है और वो बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेच रहा है, उसका मतलब ये है कि उसे बताया इतने का है। तुम किसी के घर में तुमको इन्वाइट किया, बोला कितने का घर है, हमने भाई 1.5 करोड़ रुपया लगा, तुम तुरंत 1.5 करोड़ दिया, बोला अब बाहर निकल जाइए आप। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं। तो एक आदमी अगर प्राइस बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफर दे रहा है कि उसको बेच रहा है। इट्स बेसिकली जस्ट तरीका है बताने का कि इतना रुपया लगा है, कि ऐसा हुआ है। समझ गए ना चीज को? क्लियर है? तो ये ध्यान रखो, क्या चीज? नॉर्मल कन्वर्सेशन है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कोई भी प्रॉब्लम? नेक्स्ट सर 7, मेरे हिसाब से अभी तक चीज सेटल्ड है। 7 बोला, एन ऑफर should not contain a term or condition the non-compliance of which will lead to acceptance, will lead to acceptance। मतलब समझ में आया? एक ऑफर में कोई ऐसा टर्म या कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसके नहीं करने से वो एक्सेप्ट हो जाए। तुम्हारे पास एक मैसेज आया, डायल *12348 करके कुछ होता है, टू सेट दिस सॉन्ग एज कॉलर ट्यून, चार्जेस ₹30 पर मंथ। आता है कि नहीं ऐसा? और नीचे लिखा, इफ यू डू नॉट डायल इट वी विल डायल इट फॉर यू। क्या ये सही है कि गलत है? सर गलत है। द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, मतलब तुम नहीं किया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तब तो हर ऑफर ही एक्सेप्ट हो जाएगा हर आदमी का, तो गलत हो जाएगा। तो बोला कोई ऐसा टर्म या कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसके नहीं करने से वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाए, तो गलत हो जाएगा चीज, तो वहां पे वो चीज वैलिड नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? सर एग्जाम्पल एक और लीजिए, सपोज करो हमने तुमको एक लेटर भेजा कि आई वॉन्ट टू बाई योर हाउस for ₹1 crore and if I do not hear from you in the next 1 month I will assume that you have accepted the offer। अगर हमको कुछ नहीं मिला तुमसे सुनने के लिए 1 महीने में तो हम क्या मानेंगे? You have accepted the offer। हम तुमको लेटर दिए और तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम होने के चलते तुमको बाहर जाना पड़े, माइट बी, और तुम 1.5 महीने तक वापस नहीं आए, तो मेरे को 1 महीने तक कुछ पता नहीं चला। व्हाट विल आई अज्यूम? डेट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। अब हम मान लिए तुम एक्सेप्ट कर लिया, हम गए, ताला उला लगा हुआ, हम बोले वाह गुरु पैसा दे देंगे हमरे के, हम तोड़ ताड़ के मैदान बना दिए, उसमें खेलने लगे क्रिकेट। तुम आया, हम एक शॉट मारे, तुमरे लग गया, बोला अरे ये तो मेरा घर था। अब तुम्हारे साथ सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हो गया।
द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच विल नेवर लीड टू एक्सेप्टेंस। समझ गए चीज को? क्लियर है? जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, अदरवाइज ये ध्यान रखिएगा। क्या चीज क्लियर रहेगा? पक्का सर? देखो यहां तक कोई डाउट है क्या? नाउ सर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो अब ये जो हम लिख रहे हैं इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, तुमको भी पता है। एन ऑफर में बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, यस और नो। एक्सप्रेस भी हो सकता है आइदर बाई वर्ड्स स्पोकन और रिटन, और इट कैन बी इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। सही है? तो नेक्स्ट सर, एन ऑफर में भी जनरल और स्पेसिफिक, यस और नो। जनरल ऑफर भी हो सकता है ओपन टू द वर्ल्ड एट लार्ज, और इट कैन बी फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और ए स्पेशल पर्सन, यस और नो। करेक्ट है ना? तो ये भी हो सकता है। मतलब मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स तो तुमको पता है। एक लास्ट, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड from invitation to offer। मतलब समझ में आता है? एक ऑफर और एक इनविटेशन टू ऑफर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑफर करने का मतलब हम बता रहे हैं कि हमको तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना है, हमारा ये प्रपोजल है, तो हम अपना प्रपोजल स्पेसिफाई कर रहे हैं। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब आई एम बेसिकली मेकिंग पीपल अवेयर that if you people wants to work with me regarding these things you should make an offer to me। तुम मेरे को ऑफर करो, फिर हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। समझे चीज को? क्लियर है? तो सामने वाले की तरफ से ऑफर आना चाहिए। हम ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं पीपल को दैट दे शुड बी मेकिंग एन ऑफर। तुम क्लास 12 का एग्जाम देखो दिए, कॉलेजेस ने सर जी वेबसाइट पे लिखा इफ एनी वन वॉन्ट्स वी आर ऑफरिंग ग्रेजुएशन कोर्सेज, ये वो है, देन यू कैन अप्लाई, यस और नो। ये जो वेबसाइट पे डिक्लेरेशन था, द कॉलेज वाज मेकिंग एन ऑफर, यस और नो? नो, दे आर इनवाइटिंग अप्लीकेशंस। दे वेर इनवाइटिंग अप्लीकेशंस कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो यू शुड मेक एन ऑफर। अगर कॉलेज वाला ऑफर करता, सपोज करो भवानीपुर कॉलेज ऑफर दिया या सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफर किया, तो सेंट जेवियर्स कॉलेज जब ऑफर किया तो जितने जन भी अप्लाई किए मतलब वो एक्सेप्टेंस हो गया एक तरीके से। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज एग्रीमेंट, और लीगल है, यस और नो। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो है नहीं, पढ़ने के लिए बात हो रहा है तो सब कुछ एक कंसिडरेशन है क्या? हाँ, पैसा दे के ही पढ़ेंगे, फ्री में तो पढ़ेंगे नहीं। तो सर जी उस सिचुएशन में हर एक बच्चे का एडमिशन होता है, यस और नो? वो तो होता नहीं है। तो दे हैव मेड एन इन्विटेशन, एक एडवर्टीजमेंट है कि भैया अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे कॉलेज में अप्लाई करिए, हम देखेंगे अगर आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे एलिजिबल हैं तो हम आपका ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। समझ गए चीज को? तो दे आर मेकिंग एन इनविटेशन। समझ गए चीज को? क्लियर है? क्या चीज? हर चीज के साथ कंडीशन होता है कि तुमको इतना रुपया देना पड़ेगा, इतने दिन के अंदर में अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऑक्शन होता है। कम टू ऑक्शन, एग्जीबिशंस, ये सारे क्या हैं? दे आर इन्विटेशंस टू ऑफर। ऑक्शन एग्जीबिशन क्या है कि भैया आप आइए, अगर आपको खरीदना है तो आप ऑफर करिए। इफ यू पीपल लाइक दिस, ये सोफा है, इसका बेस प्राइस ये है, एनीवन इंटरेस्टेड, यस और नो? ऐसे ही तो बोला जाता है ना। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफर करिए। तो हमने बोला कि भाई 20,000 रुपया बेस प्राइस है, एक आदमी बोला 25,000, तो इज मेकिंग एन ऑफर, ये 25। अब अगर हमको समझ में आएगा तो उसके ऊपर 3 बार हैमर गिरेगा, यस और नो? तो उस सिचुएशन में इनविटेशन टू ऑफर हो गया। समझ गए चीज को? क्लियर है? एग्जीबिशन, आर्ट्स एग्जीबिशन लगता है, यस और नो? आप जाते हैं, वो लोग डिस्प्ले में लगा रखा है, अब आपको समझ में आया तो आप बोले ये कितने का है, मेरे को खरीदना है, तो यू मेड एन इंटरेस्ट, आपने दिखाया कि आप इंटरेस्टेड हैं, सामने वाला बोल देता है इतने का, यस और नो? समझ में आता है? इनविटेशन टू ऑफर। रेस्टोरेंट्स, सर जी इनविटेशन टू ऑफर की ऑफर, खाने जाते हो ना होटल में, ऑफर की इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर है वो तो, है ना? नहीं, वो इनविटेशन टू ऑफर है। हम तुमको एक नॉर्मल चीज बताते हैं, आप
रेस्टोरेंट्स में जाते हो, मेन्यू कार्ड रहता है क्या? आप मेन्यू कार्ड में बोलता है मेरे को ये सब्जी चाहिए, वो बोला नहीं है, तुम कुछ उखाड़ सकते हो? नहीं है मतलब नहीं है, खत्म हो गया ना चीज़। तो वो इनविटेशन है। आप ऑफर करिए, अगर मेरे पास होगा तो हम जरूर बेचेंगे, यस और नो। इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर, इट्स एन इनविटेशन टू ऑफर, समझे? वो तो आपको बोल दिया, आप उस कंडीशंस, तो वो तो एक इनविटेशन है, आप आइए और खाइए और हमको पैसा दे दीजिए, जो बिल आएगा हम उस पर आपको इतना का ऑफर दे देंगे, दैट इज व्हाट। समझ गए चीज को? क्लियर है? बेसिकली दे आर मेकिंग एन इन्विटेशन दैट अगर आपको समझ में आता है आप अंदर आइए। अब तुम अंदर गया, तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम वापस आ गया, तो क्या वो लोग कुछ करता है? नहीं करता है। तो सेम वे अगर आप उससे कुछ मांग रहे हो और उसके पास नहीं है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। प्राइस टैग लगा हुआ रहता है तो वो थोड़ी है कि तुमको बेच रहा है, वो बस लगा हुआ है। आपको समझ में आता है तो आप पूछिए हाँ मेरे को खरीदना है, तो वो बोलता है हाँ हम बेच रहे हैं। एक मिनट, क्या चीज? तो इस तरीके से प्राइस टैग तो मेनू कार्ड में भी रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, दे हैव बेसिकली मेक एन एडवर्टीजमेंट कि इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड कम एंड मेक एन ऑफर। वहां तो हजारों जन आते और देखते हैं ऐसे यस और नो। क्या हजारों को ऑफर है? नहीं, जिनको समझ में आएगा वो सर जी ऑफर देंगे। बेसिकली इनविटेशन टू ऑफर को जनरल ऑफर से कंफ्यूज किया जाता है, जनरल ऑफर से कंफ्यूज किया जाता है। याद रख, ऑफर अगर होगा ना तो तुम्हारे हाँ बोलते ही वो चीज तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्टेंट। अब एग्जीबिशन में कोई चीज डिस्प्ले में लगा हुआ है 10 लाख रुपया, तुम बोला मेरे को खरीदना है, वो बोला हम बेच ही नहीं रहे, अब तो इनविटेशन टू ऑफर था, ही रिजेक्टेड, खत्म हो गया कहानी। यही चीज अगर वो सेल में होता 10 लाख रुपया और तुम बोलते हैं हम खरीद रहे हैं, वो तुरंत क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? सर तब फिर ऑक्शन तो इनविटेशन टू ऑफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बेस प्राइस 20,000 बोला, तब तो ये हो जाए। लेकिन उसके अंदर में कोई दूसरा आदमी 25 के बाद 26 बोल सकता है कि नहीं? तो वहां पे इनविटेशन चल रहा है। ये इनविटेशन टू ऑफर्स में एक और चीज होता है कि कल को अगर एग्जीबिशन कैंसिल हो गया या ऑक्शन कैंसिल हो गया और तुम उस ऑक्शन को अटेंड, ढंग से सुनना ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। एज्यूम करो एक ऑक्शन हो रहा है, तुमको पता चल गया ऑक्शन हो रहा है और तुम उस ऑक्शन के लिए बाहर से आ रहे हो, कलकत्ता, मुंबई से कोलकाता आ रहे हो कि इस ऑक्शन को अटेंड करना, कुछ खरीदेंगे। अचानक में वो ऑक्शन कैंसिल हो गया। अब तुम जाके ऑक्शन वाले को क्या कर दिए? स्यू कर दिए, भैया हम तो टिकट का पैसा लग गया मेरा 15,000 रुपया, तुम दो हमको। वो नॉट लायबल है, ही वॉज जस्ट मेकिंग एन इन्विटेशन टू ऑफर, ही वॉज नॉट ऑफरिंग यू कुछ ऐसा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं। ऐसे तो हर आदमी बना लेगा टिकट, उन लोग से क्लेम करने लग जाएगा, बेचना बंद कर देगा वो लोग इस चक्कर में। इसलिए सर आप उस समय उसको स्यू नहीं कर सकते। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो एग्जीबिशन, ऑक्शंस, ये सब अगर कैंसिल हो जाते हैं तो द अदर पार्टी कैन नॉट स्यू देम। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? क्या अब अंडरस्टूड हुआ कि इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर के बीच में क्या डिफरेंस है? क्या चीज क्लियर है? सेटल्ड है? यहाँ पे सर हमारा पूरी तरीके से ऑफर कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है उसमें हम तुमको ये बता देते हैं, जो एग्जाम में तुमको बहुत बार पूछे जाएंगे। 10 नंबर पॉइंट, एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर। 5 नंबर, एन ऑफर में बी कंडीशनल, ये ध्यान रखना, और मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? 1 नंबर पॉइंट भी रीड किया जा सकता है, पहला 4-5 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 to 5 बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, और लास्ट का 10 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 पॉइंट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में। मेरे हिसाब से तुमको इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए। अच्छा, क्या अब हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे कि नहीं? को करना होगा तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज गिवन वेयर, क्या मतलब है किसका नहीं, ये समझ में आ गया। आप यहाँ तक देखिए, हम आपके साथ एक्सेप्टेंस चालू करेंगे 2 मिनट में, प्लीज। नाउ सर कमिंग टू द एक्सेप्टेंस पार्ट, आइए बात करते हैं। एक्सेप्टेंस सेक्शन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज बी। देखो हम लोग ए पढ़े, 2 क्लॉज ए ऑफर, बी पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस, सी प्रोमिसर प्रोमिसी, डी कंसिडरेशन, और क्या पढ़े? ई एग्रीमेंट, एच कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए ना? अभी तक जिस तरीके से पढ़े ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्रीमेंट सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज ई, ये इस तरीके से ध्यान रखना, ये पूछता है बकायदा।
तो तुमको याद रखना जरूरी है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत? अब एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन इज बेसिकली व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent thereto. The proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. A proposal when accepted becomes a promise. समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? अब देखो चीज को ढंग से समझना। When the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल किया गया है वही बंदा हाँ बोल सकता है ना। अब चीज को समझो, तुम एक लड़की का रिश्ता तुम्हारे घर पे आता है, अब लड़की तुमको देखने आई या तुम लड़की को देखने गए वॉटेवर, और तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी गया, तो सर जी हाँ कौन बोलेगा? हम। देखो कितना जल्दी बोला हम, तड़प रहा है। ऐसे नहीं होता बेटा, जो देखने गया है उसका भाई नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई पहले हाँ बोलेगा ना, वो देखने गया ना, तुम हम बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। लड़की को देखने जाएगा, तुम दोनों में पहले शादी किसका होगा? बड़ा भाई का होगा ना, लेकिन तुमको जड़ हड़बड़ी है, बोलता है हम बोलेंगे। ये गलत चीज है, ऐसे नहीं करते, इसीलिए ये लॉ बना है। When the person to whom the offer is made, जिसके पास ये ऑफर है कि भाई ये लड़की का रिश्ता है, आप करना चाहते हैं क्या, तो पहले लड़का हाँ बोलता है, लड़की बाद में हाँ बोलती है। इसका रीज़न होता है कि कल को अगर लड़की हाँ बोल दी और फिर लड़का ना कर दे तो एक लड़की का इमेज का बहुत बड़ा बात हो जाता है। इसीलिए पहले एसेंट हमेशा लड़के से मांगा जाता है, ये तुम लोग को पता होगा, फिर लड़की हाँ बोलती है। यस और नो, तुम लोग में भी ये चीज़ होता होगा मेरे हिसाब से, जितना हमको पता है। तो ये हर जगह है, तो आपका अभी नहीं हो सकता, हम तुम्हारा होगा, हम समझ रहे हैं, तुमको तड़प है, बट लेटर ऑन। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये ध्यान रखिएगा, जिसको प्रपोजल दिया गया वो, अब वो बोला नहीं हम तो नहीं, बगल वाला हम, ऐसा आदमी अगर हम रेडी हैं, देख लीजिए अगले बादशाह तो हम हैं, वही वाला बात है, अगला शादी तो हम ही करेंगे, तो थोड़ा सा वो चीज नहीं। तो जिसको ऑफर दिया गया है वही उसको एक्सेप्ट करेगा, कोई और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। हाँ, दो जन गया है, एक लड़की का ऑफर नहीं, एक लड़की। हम गलत वर्ड में हाँ नहीं बोलेंगे, मतलब नहीं, प्लीज हम इस चीज में हाँ नहीं बोलेंगे। तुम मैनिपुलेट कर रहा है चीज को, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बड़ा भाई तुम्हारे लिए कैसे आएगा? पहले बड़े भाई के लिए आएगा ना। वाह कैसा आदमी है यार, तुम आएगा मेरे लिए, मतलब तुम क्या चाह रहा है भाई? तुमको करना छोड़ दे, फाउंडेशन किए बगैर ही कर ले भाई। हम लोग कहाँ बोल रहे हैं फाइनल के बाद करना है, कर ले। बाप रे क्या हालत है देश का, ये स्थिति। तुम पढ़ाई क्या चीज के लिए कर रहा है? अच्छा ऑफर है, हाँ ये लो, इसमें भी हाँ बोल रहे हैं भाई, चिंता मत करो, हो जाएगा। सबर, पेशेंस, इसका होगा ना, तुम्हारे लिए भी फिर ढूंढा जाएगा। बाप रे। When the person to whom the proposal is made signifies his assent, assent मतलब हाँ बोलता है, thereto the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. Thereafter the parties are known as the promiser and promisee. अब समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? जिसको ऑफर किया गया, अगर वो बंदा हाँ बोलता है
तो वो ऑफर एक्सेप्ट होगा, यस और नो, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे हमने ये बोला सिग्निफाइज हिज एसेंट, जब वो हाँ बोलेगा तब, ठीक है ना। अब एज्यूम करो, मान लो आप एक लड़की को देखने गए, क्या तुरंत हाँ बोलता है आदमी कि बोलता है ठीक है हम लोग बताएंगे, घर जाता है, फिर 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन में हाँ बोलता है, यस और नो, दोनों साइड से 3-4 दिन सप्ताह भर में यस नो हो जाता है और फिर फाइनल होता है यस और नो। अब तुम ठीक है देखते हैं, 1-1.5 साल हो गया, अचानक में तुम्हारे मन में आया चलो उसके घर गया, हाँ हमको करना है, क्या उस समय ये चीज चलेगा? नहीं, क्यों? वैलिडिटी होता है। देखो ये आदमी किस लेवल पे जा रहा है, ये वैलिडिटी तक चला गया है। ऐसा नहीं होता है, इट हैज टू बी डन विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपको हाँ बोलना, और ये वैलिडिटी 1-2 दिन नहीं, एक रीजनेबल पीरियड होता है जिसमें आपको करना होता है। अब अगर आप फिर इंटरेस्टेड हुए हैं तो आप ऐसे हाँ बोलेंगे और वहां से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये नहीं, फिर आपके तरफ से वापस जाता है। कई बार एक ही संबंध वापस आता है घर में 2 साल बाद भी, होता है कि नहीं। तब उस सिचुएशन में फिर वो लोग वापस देखता है करना है या नहीं करना है, समझ गए चीज को। तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड और विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, अदरवाइज वो ऑफर कभी भी वैलिड नहीं रहेगा। समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर? जहां पे वैलिडिटी नहीं स्पेसिफाइड रहती है वहां रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। अब हम एग्जांपल देते हैं एक जिसमें लड़की नहीं रहेगी, प्लीज तुम अपना स्वच्छ मन से सुनना। हम बोले आई वॉन्ट टू सेल यू दिस हाउस फॉर ₹10 लाख, तुम सुना, बोला ठीक है। 20 साल बाद आया, बोला लीजिए 10 लाख घर मेरा, क्या हो जाएगा? अब 10 साल बाद इसका 20 साल बाद इसका दाम चेंज हो चुका होगा ना, तो उस सिचुएशन। दूसरा, हम बेचना चाहते हैं कि नहीं, अब डिपेंड करता है उसके, मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, तो वही वाला चीज वहां भी अप्लाई करता है बेटा। वैलिडिटी नहीं, माइंडसेट भी देखो। देखिए इनका, आज हमको समझ में आ रहा है तुम्हारे मन में क्या है, समझ रहे हो चीज को, क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? अच्छा, हम इसको बोले आई वॉन्ट टू सेल यू दिस हाउस फॉर कितना? 10 लाख। उसी समय ये बोला ठीक है 9.5 लाख में डन करते हैं। क्या ये एक्सेप्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये क्या हो गया? काउंटर ऑफर हो गया। सोच के देखो, यस और नो। तो अगर एक्सेप्टेंस करना है तो ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड एज इट इज। आप अपने तरफ से कोई भी टर्म या कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आप कोई भी टर्म या कंडीशन लगाते हैं तो इट विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर। समझ गए चीज को, क्लियर है? इसीलिए एक कंडीशन होता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट। जैसा बोला वैसा एक्सेप्टेंस, कुछ भी अपने तरफ से लगाया काउंटर ऑफर। तुम बोले 10 लाख ही देंगे, 9.5 लाख रुपया चेक, 50,000 कैश, क्या ऑफर एक्सेप्ट हो गया? यस और नो? नहीं। फिर एक कंडीशन आ गया तो यह काउंटर ऑफर हो गया। अब हम बोलेंगे ठीक है गुरु दे देना, तो हम एक्सेप्टर हो गए, ये बंदा कौन हो गया? ऑफरर हो गया। समझ गए चीज को? प्रॉमिसर हो गया। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा चीज, अब हम बोले आई वॉन्ट टू सेल यू दिस हाउस फॉर ₹10 लाख, सुना, खुश हो गया, हा, खुश होते होते चला गया, नाच रहा है, कूद रहा है, क्या हम मान ले एक्सेप्टेंस है? कब होगा एक्सेप्टेंस? जब ये बोलेगा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लड़की देखा, लड़की इसको देखी, दोनों हंसे, ये भी हंसा, शर्माया। वैसे तो ये शर्म करेगा नहीं, जिस हिसाब का इसका हालत है, ये वैलिडिटी जाने नहीं देगा, ये वही हस्ताक्षर करेगा जैसा भी है। तो व्हाट एवर, देखो ठीक है, तैयार बैठा है। ऐसे बच्चे होते हैं। अब भविष्य यही है। तो दोनों हंसा, खुश हुआ, चल दिया दोनों अपने अपने घर। अब कोई भी पूछ रहा है पसंद है, ये भी ऐसे, क्या इससे एक्सेप्टेंस हो जाएगा? नहीं, इट मस्ट बी, ऐसे इशारा समझ जाते हैं लेकिन हाँ तो बोलना
पड़ेगा वो। हाँ, ये इम्प्लाइड ऐसे नहीं चलेगा, समझ गए ना चीज को। तो इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, करेक्ट है ना हर जगह। लेकिन कम्युनिकेट करने से एक्सेप्टेंस नहीं होता। हमने बोला था कि तुम्हारे पापा बोले फाउंडेशन पास करो, 25,000 रुपया देंगे। लोगों को तो शादी में मिल जाता है 10, तो 10 का बोल के कोई फायदा नहीं है। 25,000 रुपया देंगे, एज्यूम कर लो। अब उस सिचुएशन में कितना आएगा? 25। कब आएगा? पास होने से। अब जाके बोल दिया हम हो जाएंगे, दे दीजिए 25,000। क्या देंगे? कब मिलेगा? जब हो जाएंगे। तो पास होना पड़ेगा। तो इट मस्ट बी कम, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड, यस और नो। इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस बाई कंडक्ट, बाई कंडक्ट और परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस इन्फॉर्म करने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे काम करना होगा। हमने एक एग्जांपल और दिया था, मेरा कुत्ता खो गया है, जो ढूंढ के लाएगा उसको 5,000। तो जो ढूंढ के लाएगा वो, अब मेरे घर के बाहर तुम लोग सब लाइन लगा दिया, सर हम ढूंढ देंगे, दे दीजिए। दे दें? सबको क्या मिलेगा तुम लोग जानते हो ना? किसको पैसा मिलेगा? जो ढूंढ के लेके आएगा कुत्ता, यस और नो। इट मस्ट बी परफॉर्म बाई कंडक्ट। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो ये याद रखिए, परफॉर्म करोगे तो ही मिलेगा। ऐसे हाथ मत रखो, सीधा रखो। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? तो ये चीज ध्यान रखना आपने को। क्लियर रहेगा ये चीज पक्का सर? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो आपने क्या क्या सीखे? अच्छा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाई द पर्सन टू हुम द ऑफर हैज बीन मेड। बगल वाला भाई के हाँ बोलने से उससे शादी नहीं होगा। जो ये तड़प रहा है वो तड़प अपने घर में रखो, करेक्ट है ना? श्योर? दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल एंड एब्सोल्यूट, ये भी समझ गए। तीसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। चौथा, एक्सेप्टेंस माइट बी बाई कंडक्ट और परफॉर्मेंस, यस और नो। पांचवा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, यस और नो। हमने बोला ये ऑफर कल तक वैलिड है, तो आपको कल तक में ही हाँ बोलना पड़ेगा। अगर आप उसके बाद करेंगे तो, और जहां पे वैलिडिटी नहीं है वहां पे रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में। समझ गए ना चीज को? रीजनेबल पीरियड में, करेक्ट है। कभी भी आके बोल दोगे अब तुम हमारी हो, हम हाँ बोल रहे हैं, तो उससे यही होगा। ठीक है ना? क्लियर है ये चीज पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? तो ये ध्यान रखिएगा। यहां तक में कोई डाउट है क्या? लास्ट एक पॉइंट और है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। जिस मोड में बोला है उस मोड में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, तुम लोग कभी कौन बनेगा करोड़पति देखे हो? हम बहुत देखते थे, और हम बहुत बार रात को है ना वो 2 बजे फोन लगा के उस पर क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता, कुछ ऐसा होता था। हम बहुत कोशिश करते थे किसी तरीके से ये लग जाए लाइन और हमको बुला ले, और फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसा एक मन में रहता था, कोशिश करते थे। जो गरीब होता है ना वो यही सब कोशिश करता है कि किसी तरीके से आ जाए। होता है कि नहीं ये चीज? अब ये किए थे हम, उसमें बोलता था कि BSNL वाले इस नंबर को डायल करें, रिलायंस वाले ये नंबर डायल करें, जियो वाले, एयरटेल वाले इस नंबर पे फोन करें, यस और नो, करेक्ट ना? अब तुम रिलायंस से एयरटेल का नंबर मिला रहा है तो करोड़ का क तो हट जाएगा और रोड पे तुम आ जाओगे, यस और नो। तो जिस मोड में बोला उस मोड में ही करना पड़ेगा ना। कॉलेज के लिए एग्जाम फॉर्म भरते हो, एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ऑनलाइन भरते हो कि ऑनलाइन? अब ये जो हम लोग ऑनलाइन भरते हैं, ये जो ऑनलाइन हम लोग भरते हैं एक मोड में ही तो है ना। अब तुम ले बेटा प्रिंट आउट निकाल के रुपया लेके पहुंच गया एग्जाम वहां पे इंस्टीट्यूट का ऑफिस में, हेडक्वार्टर, लीजिए पैसा लीजिए, हमको देना है एग्जाम, हमको देना है। वो कहाँ तुमको देगा पता है ना? वही समझ जाओ। तो इसलिए जिस मोड में बोला है उस मोड में ही रहिएगा, कोई और मोड में, इट मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब। समझ गए ना चीज को? क्लियर है तो पक्का तो सर? ये सारा रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस था। क्या समझ में आ गया? क्लियर है? चलो एक एक करके लिख लेते। समझ गए ना? मेन चीज क्या ना, लॉ को एंजॉय करके पढ़ो, समझो उसको, अपने रियल लाइफ से लिंक करो, तो क्या होगा ना, तुम्हारे लिए लॉ बहुत ईजी हो जाएगा। या तुम याद करने जाओगे ना तो तुमको बहुत दिक्कत होने लगेगा। तो हम लोग को याद नहीं करना, हम लोग को सेटल करना है चीज को। चालू करें, आइए, रूल्स रिलेटिंग टू ऑफर। आइए, हटा दिया ना विथ होम, ओ हाँ, आइए, रूल्स
रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस। चीज को ढंग से समझिएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द मोड प्रेस्क्राइब्ड। समझ गए? इसका मतलब ऑनलाइन मोड, अब बोल दिया टेलीफोन से होगा या मेल होगा। समझ रहे हो चीज को? मेल कर दीजिए तो एक्सेप्ट होगा। तो जिस मोड में बोलेगा उस मोड में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जिस जिस तरीके से बोला गया आप उसी तरीके से करें। आप कुछ और करेंगे तो वो चीज वैलिड नहीं है। नंबर 2, एक्सेप्टेंस must be unqualified, unconditional and absolute. No condition to be imposed by, हम एक्सेप्टर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्सेप्टर वो होता है जो प्रॉपर एक्सेप्टेंस करता है। हम ऑफरी लिखे हैं। ऑफरी अपने तरफ से कोई भी कंडीशन अटैच नहीं कर सकता। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? नंबर 3, सर जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय द person to whom the offer is made। जिसको ऑफर किया गया है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कोई और करने जाएगा तो समझ गए ना, अपने यहाँ तो है, यहाँ ब्रैकेट में तुम लिख लो, ये लिख लो, समझ गए ना? ये अपने यहाँ जो हुआ डिस्कशन तो तुमको याद रहे, नो तड़प अलाउड। तुम्हारा जब नंबर आएगा तब तुम हाँ बोलना, तुम्हारा नंबर अभी नहीं है। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? अब मुंह मत उतारो, हो जाएगा, खुश रहो। ऐसा क्या है, तुमको मौका देंगे हम। नंबर 4, acceptance must be within the time specified and no time, if no time is specified तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? it must be made within a reasonable period of time, within a reasonable period of time। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? सेटल्ड है? श्योर? पक्का? तो समझ गए चीज को? नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा बताओ? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। याद है? कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरर। करेक्ट है, बोलना पड़ेगा तभी जाके एक्सेप्टेंस माना जाएगा। मियर मेंटल सेटिस्फैक्शन, देखो एक लाइन लिख रहे हैं, मियर मेंटल सेटिस्फैक्शन क्या लिख दिए हम? अरे यार, अब ठीक है। मियर मेंटल सेटिस्फैक्शन
विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। समझ गए? मतलब आपका बस हमको पसंद है, सोचने से नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा तभी जाके ये चीज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और कहीं कहीं पे एक्सेप्टेंस बोलने से नहीं होता है, बाय कंडक्ट, और यू कैन से बाय परफॉर्मेंस। आप एक्ट परफॉर्म करिए, वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। क्या चीज़ क्लियर है पहले ये बताओ? यहाँ तक में कोई भी दिक्कत है क्या? मेरे को ये बोलिए, क्या एक्सेप्टेंस का रूल समझ में आ गया? प्रेस्क्राइब्ड टाइम, मेंटल साइलेंस और मेंटल सेटिस्फैक्शन विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, एंड एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और परफॉर्मेंस, और इसको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी बोला जाता है। जिसके अंदर में आप परफॉर्म करते हैं तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाता है। क्या कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? हाँ देखो भाई, अनक्वालिफाइड का मतलब बेटा, क्वालिफाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन का मतलब तुम अपने तरफ से कुछ ज्ञान लगा दिया, तो आप अपने तरफ से कोई भी ज्ञान लगाएंगे तो वो काउंटर ऑफर हो जाएगा, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। समझ गए चीज़ को? क्लियर है? कोई दिक्कत? श्योर? सेटल्ड है? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेटल्ड है कि नहीं है? श्योर? यहाँ तक कुछ भी पूछना है? ऑफर कंप्लीट हो गया, एक्सेप्टेंस पूरा कंप्लीट है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके दिमाग में अब सेट हो जानी चाहिए। क्लियर है? तो पक्का? तो हम अब आपसे अगले क्लास में मिलेंगे और इस यूनिट को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। सेटल्ड है ना अब ये चीज़? श्योर? तो आप इसको देखिए, वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन पढ़ो, एक बार रिवाइज करो इस चीज़ को। समझ गए? थैंक यू।